अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब राग़िब सफ़र हैं और अपने पहले मरहले पर सऊदी अरेबिया पहुँच चुके हैं। वो कुछ रोज़ वहाँ क़याम करेंगे और उसके बाद वो दुबई पहुँचेंगे और फिर वहाँ से वो पाकिस्तान का रुख करेंगे। उनके मुशीर ख़ास इरफ़ान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि टेक्निकल लैंडिंग इस्लामाबाद भी हो सकती है और फिर वहाँ से वो लाहौर जाएंगे। अब ये टेक्निकल लैंडिंग से क्या मुराद है ये वही बता सकते हैं, लेकिन 21 अक्टूबर जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान आमद की तारीख़ है। मीनार पाकिस्तान पर जलसा है। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस हवाले से तैयारियों में मसरूफ़ है। ज़ाहिर है वो हर तबका फ़िक्र के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। आज लाहौर के ताजरों के साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब का इंटरेक्शन था, पूरी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी और इसी हवाले से लोगों को जो है वो मुतहर्रिक किया जा रहा है। देखना ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो किस हद तक मियाँ नवाज़ शरीफ का खैर मकदम करने में कामयाब होती है। लेकिन दूसरी तरफ कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है और उसमें एक अहम नुक्ता जो कि मुस्तरद हो गया वो ये था कि जो अपील का हक़ है वो माजी के जो मुकदमात हैं उनमें भी दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको तस्लीम नहीं किया और कहा कि ये इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के आने के बाद जो मुकदमात होंगे ये एक्ट उनके ऊपर और उसकी सहूलत जो है उनके ऊपर लागू होगी। तो क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए ये समझा जाए कि ये जो रास्ता था और उनके जो केसेस और जो वो ज़्यादती थी उसके सद्देबाब का दरवाज़ा बंद हो गया है और अब पाकिस्तान की सियासत में उनका मुस्तकबिल जो है वो क्या है। ज़ाहिर है कि अलग कानून के ज़रिए जो नाअहली की सज़ा थी उसको उम्र के तयन से निकाल कर उसको 5 साल के लिए कर दिया गया है, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चूँकि सज़ा याफ्ता हैं और फिर अब उनके पास अपील का हक़ भी मसदूद हो गया है इस सूरत हाल के बाद, तो मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो कैसे सोच रही है और क्या होगा। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हलचल जो है वो यकीनन मची हुई है। इंतखाबात के हवाले से शकूक व शुबहात जो हैं वो दूर नहीं हो पा रहे हैं बल्कि गहरे हो रहे हैं और इसके साथ साथ ये बात कही जा रही है कि जब तक ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो मतलूबा नताइज के हवाले से इत्मीनान बख्श नहीं होते उस वक़्त तक शायद इंतखाबात का इनेकाद जो है वो मुमकिन ना हो। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे आज की मेहमान शख्सियत सीज़न्ड पॉलिटिशियन है, सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के एहसन इकबाल। एहसन साहब, इससे पहले कि मैं सियासी सवालात की तरफ जाऊँ, इस वक्त गज़ा जो है उसके अंदर सूरत हाल जो है इंतहाई मखदूश है और एक इंसानी अलमिया जो है वो अब तकरीबन गज़ा के अंदर अपने कदम जमा चुका है। ऐसे हालात में जब कि अमेरिका और इज़राइल मिलकर गज़ा के अंदर ये खून की होली खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का इस हवाले से रद्द-ए-अमल और मौक़िफ़ जो है अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए वो उतना ठोस और मज़बूत है? जी, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो फ़लस्तीन के अंदर बिलख़ुसूस गज़ा में इसराइल के हाथों इंसानियत का खून हो रहा है, इसकी जिस कदर भी मज़म्मत की जाए उतना कम है। और मेरे ख़्याल में इस वक्त मग़रिब का जो दोहरा मियार है वो पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ चुका है। एक तरफ तो वो यूक्रेन में रूस के कब्ज़े की मुखालफत में यूक्रेन को आज़ाद कराने के हक़ के ऊपर यूक्रेन की पुष्टपनाही कर रहा है। दूसरी तरफ वो इसराइल के गज़ा पे और फ़लस्तीन पे गासबाना कब्ज़े की पुष्टपनाही कर रहा है। तो क्या मग़रिब का यूक्रेन में वहाँ की जो रूस का कब्ज़ा है उसके ख़िलाफ़ जंग ठीक है, या उसकी फ़लस्तीन में जो इसराइल का गासबाना कब्ज़ा है उसको बरकरार रखने के लिए उसकी पुष्टपनाही ठीक है। ये वो दोहरा मेयार है कि जिसका आज दुनिया जवाब मांग रही है। इसी तरह जब तक इसराइल
वेस्ट बैंक के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनियों के खून के साथ होली खेल रहा था, बच्चों को मार रहा था, ख़वातीन को मार रहा था। तो उस ज़ुल्म के लिए किसी मग़रबी टीवी चैनल के ऊपर कोई जगह नहीं थी, कोई हमदर्दी नहीं थी, कोई ज़िक्र नहीं था। और जब फ़लस्तीन के लोगों ने तंग आकर इसराइल पर हमला किया, तो अब उसे एक दहशतगर्दी की वारदात बनाकर जिस तरह पूरा मग़रबी मीडिया चीख रहा है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक दोहरा मयार है। यार नहीं, ऐसा जो इकबाल साहब, इसमें आप ये देखें कि अमरीकी सदर जो है वो उस प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर एक ऐसा बयान देता है कि जिसकी आप वजाहतें करते फिर रहे हैं, और फिर ना शर्मिंदगी होती है ना नदामत होती है। देखिए, एक अमेरिका के सेनेटर ने खुल्लम खुला कहा है कि ये एक मजहबी जंग है और हम इसमें इसराइल के साथ हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही एक आउटरेजियस बयान है कि एक अमेरिका जैसी सुपर पावर का एक सीनियर सेनेटर अगर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात देगा, तो इसको तो आप सिर्फ मजहबी एक अपार्थाइड या मजहबी इम्तियाज परस्ती कह सकेंगे कि जिसके ऊपर वो दुनिया में मज़ाहिब की बुनियाद के ऊपर जंग शुरू कराना चाहते हैं, और ये दुनिया के लिए एक बहुत हौलनाक अमल होगा। तो इसलिए फ़ौरी तौर पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पे आलमी सतह पे आवाज़ उठानी चाहिए, और फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो वहाँ के सिविलियन टारगेट्स के ऊपर एक अंधी बमबारी हो रही है, इसको रुकवाने के लिए अपने तमाम सफारती ज़राए उम्मत मुस्लिमा को, मुस्लिम ममालिक को इस्तेमाल करने चाहिए, वगरना हम सब मुजरिम होंगे उस तबाही के ऊपर जो वहाँ के बच्चों की, ख़वातीन की हो रही है। इस वक्त तुर्की के सदर ने एक जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ लिया है, वो आलमी लीडरों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। सऊदी अरब भी इस हवाले से अब सफारतकारी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का भी फ़र्ज़ है कि इन कोशिशों के अंदर भरपूर हिस्सा ले, और गज़ा के अंदर जो इसराइल की अंधी बमबारी है इसको ख़त्म कराए। और इस वक्त जो सीज किया गया है, वहाँ पर बिजली बंद कर दी गई है, वहाँ पे पानी बंद कर दिया गया है, ये तो वॉर क्राइम्स हैं। और वॉर एक क्राइम। तरफ जहाँ इसराइल ये दावा करता है कि एक मिलिशिया ने, एक नॉन स्टेट एक्टर ने उनके ऊपर दहशतगर्दी की है, तो एक रियासत जो कि यूएन के अंदर भी बैठती है, वो जिस तरह की दहशतगर्दी निहत्ती सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर कर रही है, तो आप इसको क्या कहेंगे? कहेंगे अगर एहसन इकबाल साहब, इसराइल मुझे के ब्रेक लेना माहौल पड़ रहा है। जी, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज़ एहसन इकबाल से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा एहसन इकबाल साहब, अब आगे बढ़ते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की 21 अक्टूबर को वापसी है। काफ़ी दिन पड़े हैं उनकी आमद के हवाले से। सऊदी अरेबिया वो पहुँचे हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मुतहर्रिक हुई है। आप क्या लगता है कि आप लोगों के अंदर तहरीक पैदा कर पाए हैं, और जिस नौइयत की इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, उसके मुकाबले के ऊपर आप मुज्तमा कर पाएंगे अवामी क़ुव्वत को, आपको लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नवाज़ शरीफ साहब की जो वतन वापसी है, ये एक बहुत बड़ा संग मील है मुस्लिम लीग नून के लिए भी और मुल्क के लिए भी। क्योंकि अब आपको मालूम है कि पिछले चंद सालों में तकरीबन ये बात आश्कारा हो चुकी है कि नवाज़ शरीफ साहब को किसी कानून के तहत नहीं, किसी मेरिट के ऊपर नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत, एक पूरे मंसूबे के तहत नाअहल किया गया, और एक उसी साजिश के दूसरे रुख में इमरान खान को इस कौम पर मुसल्लत किया गया। और इसकी पुश्त के ऊपर एक पूरा प्रोजेक्ट था जो 10 साल से चल रहा था, जिसकी एक ज़हन साजी की गई, जिसमें इमरान खान को लॉन्च करके मुसल्लत करने के लिए इमरान खान के हर मुखालिफ को चोर डाकू पेंट किया गया। आपको मालूम है कि ख़ुद फ़ौज के अंदर भी जो बोल टीवी और ARY की नशरियात के अलावा सब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी गई, ताकि वहाँ पर भी एक मखसूस इमरान खान की हमायत में ज़हन साजी हो। इसी तरह सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकों में ये जहर घोला गया। तो ये एक पूरी 10 साल की मेहनत थी जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ और इमरान खान की हमायत में
एक प्रोजेक्ट के तहत की गई, जिसके नताइज आज हम सब देख रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि ये जहर इस कदर फैल गया, जैसे कैंसर जब बेकाबू होता है तो वो कैंसर उसी जिस्म को खा जाता है जिसके अंदर से वो ताकत लेता है। और फिर इसी कैंसर ने 9 मई को हमारे फौजी तनसीबात पे हमला किया, 9 मई को शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया, और 9 मई को बाबा का कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी निशानी को जला के राख कर दिया। तो अब इसके लिए जो आप देख रहे हैं कि हकायक कौम के सामने आ रहे हैं कि इनके असल चेहरा क्या था, किस तरीके से ये रियासती इदारों के हाँ, खिलाफ। लेकिन एहसन इकबाल साहब, सवाल मेरा ये था, ये चीज़ें सामने हैं, हम बार बार इसका अब तासुर जाहिर करने में कामयाब हो पा रहे हैं? यार नदीम भाई, जरा जवाब दे लें देना। जी। तो ये चीज़ें अब लोगों के सामने आ चुकी हैं, और इन हकायक की रोशनी में नवाज शरीफ साहब की क़यादत जो 2013 से 18 उन्होंने पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए किरदार अदा किया। जिस तरह की लोड शेडिंग थी 2013 में, 16-16 घंटे उसको ख़त्म किया, दहशतगर्दी को ख़त्म किया, महंगाई जो डबल डिजिट थी 2013 में उसको 2018 तक सुकेड़ कर सिंगल डिजिट में ले आए। तो अब इन हालात में, जबकि आज पाकिस्तान बदतरीन मुआशी सूरत हाल में घिरा हुआ है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नाउमीदी है, लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वाहिद लीडर हैं कि जिन्होंने जब भी मौका मिला है डिलीवर किया। इस वजह से उनके अंदर एक जज्बा है, हमारे लोगों में जज्बा है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के साथ हमें एक मौका मिलेगा कि हम पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल सकेंगे। अब एहसन इकबाल साहब, सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, आप ये बात कही जा रही है कि नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन कल जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फ़ैसला आया है उसके अंदर जो माजी के केसेस हैं उसकी सहूलत नहीं दी गई है। नो रेट्रोस्पेक्टिव, आगे का पर्सपेक्टिव यानी आगे का। ऐसी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त कन्विक्टेड हैं। अब आप एक सज़ा याफ्ता शख्स को कैसे वज़ीर आज़म बनते हुए देख सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये आपने अच्छा सवाल किया कि इसको क्लैरिफाई मुख्तलिफ माहिरीन कानून भी कर चुके हैं, और मैं भी करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली थी, अब वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए 5 साल की मुद्दत तक महदूद हो चुकी है। और चूँकि आइन के अंदर कोई ताहयात नाअहली का तस्वर नहीं है, और जहाँ पर आइन मुबम हो वहाँ पर कानून साजी के ज़रिए आप कानून के ज़रिए चीज़ों को वाज़े करते हैं। तो जो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुई जिसमें कहा गया कि मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी सज़ा की सूरत में 5 साल के लिए हो सकती है, तो वो अब 5 साल का जो अरसा है मुकम्मल हो चुका है। तो नवाज शरीफ साहब उस 7-8 वाला जो फैसला है जिसमें रेट्रोस्पेक्ट अपील का हक नहीं दिया गया, मुतासिर नहीं होते, बल्कि मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसकी जो विजडम थी वो ये थी कि अगर हमने तमाम सुओ मोटो नोटिस में जो केसेस थे उनकी अपील का हक दिया तो शायद एक फ्लड गेट खुल जाएगा, चूँकि साकिब निसार साहब और कईयों ने बेशुमार किस्म के ऐसे फैसले दिए हैं जो बड़े मुतनाज़ थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने गालिबन उस दरवाजे को नहीं खोला कि वो अपने ऊपर समझती होगी कि बहुत ज़्यादा एक फ्लड गेट खुलेगा अपीलों का और फिर हमारा जो अपना काम है मुतासर हो सकता है। लेकिन जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की नाअहली का ताल्लुक है, उस पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ता, चूँकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए अब ताहयात नाअहली का तस्वर नहीं है, मैक्सिमम नाअहली सिर्फ 5 साल की होती है। अब इसमें जो दूसरा सवाल है, जो सज़ा है उसके ख़िलाफ़ फिर आप अपील कैसे करेंगे? किस तरीके से वो अपनी अहलियत साबित करेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने कि मुझे इलेक्शन लड़ना है? देखिए, वो जो था मामला, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई नाअहली थी उस फैसले की तो वो 5 साल के लिए थी। और जैसे आपको मालूम है कि हमारे कई लोगों को भी सज़ा दी गई तौहीन अदालत केस में, जिसमें तलाल चौधरी हैं, दानियाल चौधरी हैं,
वो भी अब अहल हो गए हैं, चूंकि 5 साल के लिए वो नाअहली थी, अब वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था तौहीन अदालत का। तो जब 5 साल किसी भी फैसले की सूरत में नाअहली की मुद्दत है, तो नवाज शरीफ साहब भी उस टाइम लिमिट से अब बाहर निकल आए हैं और अब वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। अब ये फरमाइएगा कि जब उनकी वतन वापसी होती है तो जो कैद की सज़ा है उसका क्या करेंगे आप? देखें ना, वो कन्विक्शन अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। जी देखिए, जो उनके कन्विक्शंस हैं उसके लिए तो वो अदालत में जा रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने केस अपील्स दायर कर रखी हैं और उनकी गैर हाजिरी की वजह से उनकी समाअत रुकी हुई थी, और जब वो वतन वापस आएंगे तो ख़ुद को अदालत के सामने पेश करेंगे और इसके बाद उनकी अपील्स का फैसला होगा। और आप मुझे बताएं कि अब जबकि तमाम शवाहिद आ चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो सज़ाएं दी गई वो एक साजिश के तहत दी गई, वो पूरे निज़ाम को मैनिपुलेट करके दी गई, तो अब क्या अदलिया उसी साजिश के ऊपर पहरा देगी या इंसाफ देगी नवाज शरीफ साहब को? मैं समझता हूँ कि यकीनन नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि उसी साजिश के किरदार गवाही दे चुके हैं कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए थे, उनके खिलाफ एक साजिश के तहत फैसले किए गए थे, उन फैसलों का मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं था। तो क्या अब भी अदलिया, जो कि उन किरदारों से आज़ाद हो चुकी है जो साजिश का हिस्सा थे, उन्हीं फैसलों पे पहरा देगी, या अब वो आज़ादाना तौर पे नवाज शरीफ साहब को इंसाफ देगी? हमें यकीन है कि अब नवाज शरीफ साहब को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज़ एहसन इकबाल से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। अब एहसन इकबाल साहब, दूसरा जो अहम सवाल है वो आपकी अपनी पार्टी की सूरत हाल के हवाले से है। शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अगर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा पार्टी की बागडोर संभालती हैं तो फिर उन्हें और उन जैसे बहुत से लोगों के लिए पार्टी में काम करना मुश्किल होगा। ये बात इसलिए भी नज़र आती है कि जो आपकी सीनियर क़यादत है, जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के करीब होती थी, उनके दाएं बाएं मौजूद होती थी, वो इस वक्त ना जाने कहाँ है। जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं देखते हैं जी, मियाँ साहब आ जाएं तो बात होगी। उस सूरत हाल में से सिर्फ एक आप हैं जो इस वक्त पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर मुतहर्रिक, मौसर और दिखाई दे रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ को इस वक्त एक ग्रुप बंदी का सामना है? और मैं आपसे बराह रास्त पूछ लेता हूँ कि पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ लॉबी और मियाँ नवाज शरीफ ग्रुप में तकसीम है? देखिए, जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब यूँ दूंगा कि अगर आपके बकौल कोई शहबाज शरीफ ग्रुप है तो वो भी कहता है कि हमारे कायद नवाज शरीफ हैं। ये धड़ेबंदी तब होती है कि जब पार्टी के अंदर क़यादत के ऊपर इख्तलाफ हो। जब नवाज शरीफ साहब की क़यादत के ऊपर सब मुत्तफ़िक हैं और सब उन्हें अपना कायद समझते हैं, तो फिर तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तौर पे कोई गुंजाइश है कि पार्टी में इख्तलाफ हो। बाकी नीचे की सतह पर तो हर दुनिया की जमहूरी पार्टी के अंदर फैक्शंस होते हैं। जापान में तो एक वक्त ये था कि उनकी जो हुक्मरान जमात है, चूँकि अपोज़िशन बहुत कमज़ोर थी, तो हुक्मरान जमात के अपने ही फैक्शंस अपोज़िशन का किरदार अदा किया करते थे। तो जमहूरी जमातों के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स का होना, मुख्तलिफ आरा का होना एक फ़ितरी अमल है। लेकिन असल बात यह है कि क्या जमात की मरकज़ी क़यादत के ऊपर लोगों का इख्तलाफ है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चाहे किसी का ताल्लुक किसी भी सोच से हो, सब नवाज शरीफ साहब को कायद मानते हैं, उनके फैसलों का एहतराम करते हैं, तो इसलिए पार्टी में किसी किस्म का क़यादत का बहरान नहीं है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपके दोस्त भी हैं, वो नहीं उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो पाए और वो क्यों इतने इरिटेटेड, एजिटेटेड, नाला नज़र आते हैं? देखिए, वो मेरे दोस्त भी हैं और आपके भी बड़े दोस्त हैं, तो आप किसी वक्त उन्हें प्रोग्राम में बुला के उनसे पूछ लें कि क्या तो वो खुद ही आपको बेहतर बताएँगे। अच्छा, अब थोड़ा-सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये फ़रमाइएगा कि एक राय ये भी पाई जाती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, उसने जो ये अपना फ़ैसला दिया है, इसने
पार्लियामेंट के लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है कि वो अब आईनी तरमीम किए बगैर खाली कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट पर मुस्तकबिल में भी अपने मफादात के हवाले से हमला आवर हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये बहुत ही पाकिस्तान की तारीख में एक संग मील है। एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के किरदार को और पार्लियामान की हैसियत को तस्लीम किया है। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी महफूज रखा है कि जो जुडिशल रिव्यू है उसको भी उन्होंने एक्सरसाइज किया है। और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने जो तीसरी उसकी शिक थी उसको 7-8 के तादाद के साथ मुस्तरद भी कर दिया है। जमहूरियत के अंदर मैं समझता हूँ कि दो बुनियादी सतून होते हैं जो एक दूसरे पे चेक और बैलेंस का काम करते हैं। एक है जुडिशियल रिव्यू और दूसरा है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। कि अगर पार्लियामेंट कोई गैर आईनी कानून पास करती है तो जुडिशियल रिव्यू के जरिए इस बात की गुंजाइश होती है कि उसको करेक्ट किया जा सके और जुडिशरी कह सकती है कि ये चीज़ आइन की मंशा के खिलाफ है। लेकिन अगर अदलिया में कोई चीज़ ऐसी है कि जो आइन की मंशा के खिलाफ है तो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का तकाजा ये है कि वो उसका नोटिस लेके अपना किरदार अदा कर सकती है। तो यूं एक म्यूचुअल चेक और बैलेंस का निज़ाम है। तो इसी तरह आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस में ये करार दिया था कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के जो सवाबदीदी शख्सी इख्तियारात हैं ये हराम हैं, ये गैर आइनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो बंदयाल साहब थे उनके दौर में ये कह रही थी कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात तो हराम हैं, लेकिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए ये इख्तियारात हलाल हैं। और इसी सुकम को देखते हुए जब पार्लियामेंट ने एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट करते हुए एक कानून साजी की तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस बुनियाद पे कबूल किया कि ये कानून साजी दरअसल आइन के मुताबिक है, आइन से मुतसादिम नहीं है। तो ये एक बड़ा फेयर बैलेंस है किसी भी निज़ाम के अंदर कि अगर कोई ऐसा अमल होगा पार्लियामेंट की तरफ से जो आइन से मुतसादिम होगा तो जुडिशियल रिव्यू की पकड़ में आ सकता है। लेकिन अगर अदलिया की तरफ से कोई ऐसा अमल होगा कि जो आइन से मुतसादिम होगा तो उसको आप पार्लियामेंट्री ओवरसाइट से करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अगर दोनों सतून एक हार्मनी के साथ एक अच्छे माहौल में काम करें तो हम वाकई मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को मजबूत कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस का ये बयान बहुत ही एक खुशाइंद है कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि पार्लियामेंट और अदलिया में कोई लड़ाई हो। दोनों एक दूसरे के अंदर इनहेरेंटली मुखालिफ नहीं है, बल्कि दोनों का मफाद यही है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, कानून की हुक्मरानी के मुताबिक चले। अच्छा, अब एहसन इकबाल साहब ये फरमाइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मिले, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से बात हुई है या इलेक्शन के इनेकाद पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से या इल्तवा के हवाले से बातचीत हुई? देखिए, जो मुल्क की सूरत हाल है उसके ऊपर मजमूई गुफ्तगू हुई है और मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में जनवरी के आखिरी हफ्ते में मौसम की शिद्दत होती है, तो उसके पेश नज़र उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनसे उन्होंने आगाह किया। लेकिन हम ये समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो मुल्क के अंदर मौखर करने से बहरान मज़ीद पेचीदा हो सकता है, चूँकि इस वक्त मुल्क की मईशत का पहिया रुका हुआ है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो सरमायाकार हैं, चाहे वो बैरूनी हैं चाहे अंदरूनी हैं, वो सब देखना चाहते हैं कि 5 साल के लिए मुस्तकिल हुकूमत कौन सी आएगी, उसकी क्या पॉलिसीज़ होंगी। तो जिस कदर जल्दी हम इंतखाबी अमल से गुजर जाएं वो मुल्क के लिए अच्छे हैं, उस बेयकीनी को ख़त्म करेंगे। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान साहब ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ इलाकों में सिक्योरिटी के खदशात का भी इजहार किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं वो इन पर नज़र रखेंगे ताकि इलेक्शन के अंदर तमाम जो ग्रुप्स हैं और जमातें हैं उनको अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना। एहसन इकबाल साहब, मेरे पास आखिरी 1.5 मिनट है, ये फरमाइएगा कि जिन जल्दी इंतखाबात की आप बात कर रहे हैं,
ज़मीनी हक़ाइक़ के तनाजुर में आपको क्या लगता है कि इससे एक अफरा तफरी की कैफियत पैदा होगी, या आपको लगता है कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं, जो जनवरी का आखिरी हफ्ता कहा जा रहा है, तारीख भी आ जाए, तो इस्तेहकाम आएगा? जी, मैं समझता हूँ कि इंतखाबात ही के नतीजे में पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा, और जब तक इंतखाबात नहीं होंगे तो हम एक बेयकीनी का शिकार रहेंगे, और ये मुल्क की मईशत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, मेरी उम्मीद है कि उसके मुताबिक हम इंतखाबात के अमल को मुकम्मल कर लेंगे, ताकि जल्द अज़ जल्द एक बड़ा ज़रूरी बात यह है कि मुल्क को एक मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है, हंग पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम मुस्लिम लीग नून को उसी तरह मैंडेट देगी जैसे 2013 में दिया था, ताकि हमने तब जैसे लोड शेडिंग ख़त्म की थी, दहशतगर्दी ख़त्म की थी, हम इस वक्त जो महंगाई का बहरान है, मुल्क का मुआशी चैलेंज है, इसको हल कर सकें दोबारा। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। ये थे सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज़ एहसन इकबाल। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।